हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एप्लीकेशन बायोलॉजी पार्ट। और इस पार्ट में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलर्जी, एसटीडी, इन्फ्लेमेशन, एड्स एंड कैंसर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। एलर्जी, व्हाट इज एलर्जी? एलर्जी इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। जब भी हमारे को अचानक से कोई एनवायरनमेंट चेंज होता है, हम सडनली किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो हमें अचानक से किसी किसी पर्सन को छींके आना शुरू हो जाएगा, खांसी शुरू हो जाएगी, आंखों से पानी शुरू हो जाएगा, और जब हम उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट से हट जाएंगे तो वो डिसअपियर हो जाएगा, राइट? तो इसको हम उस टाइम क्या कहते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन हो गई है, किसी चीज से एलर्जी हो गई है। ओके, सो व्हेन यू हैव गॉन टू अ new place and suddenly you start sneezing, wheezing with no explained reason, and when you went away your symptom disappear. It happens with some people. किसी कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, इट कुड बी अ पोलन ग्रेन, इट कुड बी अ मेडिसिन, इट कुड बी अ माइट्स, है ना? कोई भी कारण हो सकता है। इट कुड बी अ हाई हीट ऑल्सो, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से भी किसी किसी को रिएक्शन हो जाता है। तो कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं कुछ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है? सो सम पीपल आर सेंसिटिव to some particles in the environment which already present in the environment, like certain pollen grains, mites, कुछ pollens होते हैं, mites होते हैं, कुछ food भी होते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में आपको बताया हुआ है। यहाँ पर कुछ फूड आइटम ऐसे हो सकते हैं जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। इट मे बी सम काइंड ऑफ इंसेक्ट्स, कुछ तरीके के इंसेक्ट्स से हो सकती है, किसी तरीके की आपने मेडिसिन ली है उससे आपसे को रिएक्शन हो गई है, या पोलन ग्रेन से हो गई है। हे फीवर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, या एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये भी किसी एक कोई भी कंटेंट हो सकता है एनवायरनमेंट का जो हमारी बॉडी जिसको एज अ फॉरेन पार्टिकल मान रही है और उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है या इन्फ्लेमेटरी साइन दे रही है, जिससे क्या होगा, ईचिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, दर्द होगा, या किसी तरीके की आपको परेशानी फील होगी जो कि आपने नॉर्मली आपको नहीं होती है। तो उस तरीके का जो सिम्टम है उनको, या ये जो इम्यून रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, उसको हम क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। तो एलर्जी की क्या डेफिनेशन आएगी? द एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। क्या रहा ये? एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम का एकदम से ट्रिगर हो जाना, एकदम से ट्रिगर होके किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को अपने अगेंस्ट मानना और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी या रिएक्शंस प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो जब एक्स एग्रीगेट होगी, क्यों होगी? क्योंकि वो एक किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को एंटीजन मान रहा है, अपने अगेंस्ट पैथोजन मान रहा है, यू कैन से। तो रेस्पॉन्स जब करता है उसको एलर्जी कहते हैं। सो द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जिन। एलर्जी तो वो बीमारी हो गई या वो रिएक्शन हो गया इम्यून सिस्टम का, लेकिन वो पार्टिकल्स, वो सब्सटेंस जिससे इस तरीके का रिएक्शन आएगा हमारी बॉडी में, हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करेगा, उसको हम क्या कहेंगे? एलर्जिन कहेंगे। और द मेन जो एंटीबॉडी है वो इसके लिए कौन सी रेस्पॉन्सिबल होती है? वो होती है IgE। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एंटीबॉडी भी हम कह सकते हैं और हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कह सकते हैं। तो जब इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं तो IG हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए कौन सी एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट है? IgE, ये हमें याद रखना है क्योंकि इस पर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कॉमन एग्जाम्पल एलर्जेंस के यहाँ पर दिए हुए हैं। इट मे बी माइट इन डस्ट, इट मे बी पोलन इन डस्ट, इट मे बी, हाँ, किसी किसी को एनिमल हेयर से भी हो जाती है ना, और फ्लावर के पार्ट से हो जाती है, मेडिसिन से हो जाती है। तो ये दीज आर द सर्टेन एग्जाम्पल। सिम्टम्स क्या रहेंगे एलर्जिक रिएक्शन के? सिम्टम्स को देख लेते हैं। सिम्टम्स में वही जो मैंने आपको बताया, अचानक से छींके आना शुरू, स्नीचिंग, वाटरी आई हो जाएगी, आंखों से पानी, रनिंग नोज, अचानक से रनिंग नोज हो जाएगी, आंखों से पानी आएगा, नाक से पानी आएगा, छींके शुरू हो जाएंगी, खांसी शुरू हो जाएगी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगेगी। इस तरीके के सिम्टम्स इन पर्टिकुलर एलर्जिक रिएक्शन में हमारे को दिखाई देते हैं। सो अब जब एलर्जी किसी पर्टिकुलर बंदे को, किसी व्यक्ति को होती है, तो उसके अगेंस्ट में जो बॉडी केमिकल्स रिलीज करती है उनका क्या नाम है? ये जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। एलर्जी जो रिएक्शन है उसके अगेंस्ट में
उसको एंटीजन मान लिया हमारी बॉडी में, तभी तो वो रेस्पॉन्ड कर रहा है इम्यून सिस्टम। तो रेस्पॉन्स करने में जो हमारी मास्ट सेल है, WBC का जो टाइप है मास्ट सेल, वो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन नाम का केमिकल रिलीज करती है, जो वहां जाके अपना रिएक्शन देता है, इन्फ्लेमेशन देगा, सूजन देगा, ईचिंग देगा, इस तरीके की रिएक्शंस वहां पर होती हैं, क्योंकि फाइटिंग होती है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये भी आपको पता ही है। और जो हमारे हम केमिकल रिलीज कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर को फॉरेन पार्टिकल मान के उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहा होता है, ठीक है। सो फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्ट विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एंटीजन। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है तो ये देखने के लिए क्या किया जाता है, उस तरीके के प्रोबेबल एलर्जिन का छोटा सा डोज उसको दिया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या रिएक्शन उसके अंदर आ रही है, तो कौन सा पार्टिकल है जो उसके लिए एज अ एलर्जिन काम कर रहा है, तो उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जब कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो एंटीबायोटिक्स से भी एलर्जी हो जाती है, तो वो डालने से पहले भी थोड़ा सा नर्स इंजेक्शन देती है, ये देखने के लिए कि भाई आपको किसी उस पर्टिकुलर चीज से रिएक्शन तो नहीं हो रहा है ना। सो इस तरीके की प्रोसेस से हम ये पता लगाते हैं कि कौन सा एक पर्टिकुलर पार्टिकल हमारी बॉडी के लिए एलर्जिन का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ड्रग्स कौन सी रहेंगी एलर्जिन के लिए? ड्रग्स होंगी जैसे हिस्टामिन रिलीज हो रहा है और वो हमें फिर परेशान कर रहा है अननेसेसरी रिएक्शंस देके, तो हिस्टामिन को शांत करने के लिए ड्रग आएंगी एंटीहिस्टामिन, ठीक है। हिस्टामिन को शांत करने के लिए जो ड्रग आएगी वो दैट इज एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड सर्टेन काइंड ऑफ स्टीरॉइड्स। कुछ स्टीरॉइड्स भी होते हैं जो कि क्विकली रिड्यूस करते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को। अब एलर्जी क्यों हो रही है और आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा हो रही हैं, उसका रीजन ये है कि टाइम के साथ साथ हम लोग जितने भी हैं अर्थ पर, उनकी इम्यूनिटी लो होती जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के जो हमारे आसपास होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ रहा है, हम लोग जितने समझदार हो रहे हैं उतने ज्यादा हाइजीन का ध्यान रखते हैं, अपने ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं घूमते, है ना, और ज्यादा एक्सपोज नहीं करते हैं अपने आप को बहुत ही रफ एंड टफ एनवायरनमेंट के लिए। तब जब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बचपन से लेकर जवानी तक अगर हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच नहीं निकले हैं, कोई एक्सपोजर नहीं लिया है, तो अचानक जब वो पार्टिकल हमारे सामने आएगा, हम उसे ब्रीद करेंगे या किसी तरीके से बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो दैट पार्टिकल कुड एक्ट एज अ एंटीजन। वो एंटीजन का काम कर सकता है और हमारी बॉडी में एलर्जी रिएक्शन हो सकते हैं। आजकल जितने भी मेट्रो सिटीज के बच्चे हैं उन सारे बच्चों को बहुत ज्यादा देखा गया है कि एलर्जिक रिएक्शन होती है, क्योंकि बच्चों को हम बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रखते हैं, शुरू से ज्यादा वो मिट्टी में खेलते नहीं है, ज्यादा इस तरीके का अनहाइजीनिक काम नहीं करते, तो एलर्जिन, और जब शुरू में हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, जैसा कि आपको पता है कि 6 मंथ्स के बाद ही हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप होना शुरू होता है। उससे पहले तो मदर से इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, ये मिल जाती हैं, तो उससे इम्यून सिस्टम अपना काम चला रहा होता है। लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे डेवलप होगा, जितने एंटीजन उसकी टच में आएंगे उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी, और जो वैक्सीन लगेंगे उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगी। लेकिन अगर कोई पार्टिकल, कोई इस तरीके की चीज हमारे टच में ही नहीं आई है जब तक हमारा इम्यून सिस्टम बन रहा है, तो वो हम उसे फॉरेन पार्टिकल माना जाता है। बॉडी फॉरेन पार्टिकल मानती है, एंटीजन की फॉर्म में लेती है और उसके खिलाफ एलर्जिक रिएक्शन देती है। और इसीलिए जो बच्चे हैं आजकल के, जैसा कि मैं इस टॉपिक पे वापस आते हैं, मैं कह रही थी कि जितने भी बच्चे हैं जो ज़्यादा बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आजकल रहते हैं, तो उनको एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमेटिक रिएक्शंस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आजकल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो उतना नीट एंड क्लीन भी नहीं रहा है ना। तो वैसे ही बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, टाइम के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और उनका एक्सपोजर हम उनको दे नहीं रहे हैं, सेफ एनवायरनमेंट में रख रहे हैं। लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उनको उस एनवायरनमेंट में जाना तो होगा, तो उस टाइम पर उनको फिर दिक्कत होती है। तो यही सारे पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रही थी कि दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब अगला टॉपिक जो इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में है वो है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यूनिटी मीन्स डिफेंस पावर। हमारी सेल्फ की जो डिफेंस पावर है उसे ऑटो इम्यूनिटी कहेंगे। लेकिन अगर हमारी सेल्फ की डिफेंस पावर अपने आप हमारी ही बॉडी को अनरिकॉग्नाइज कर दे
और उसको फॉरेन पार्टिकल मान ले तो क्या होगा, हमारी खुद की इम्यूनिटी, हमारी खुद की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है हमारी अपनी सेल्स को फॉरेन पार्टिकल मान के वहां पर रिएक्शन शुरू कर देंगी और फिर हमें तरह तरह की कुछ ऑटो इम्यून डिजीज लग जाती हैं। और वो ऑटो इम्यून डिजीज हर किसी को नहीं लगती, ये जेनेटिकली होता है, किसी किसी का जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं, जिसको ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ डिजीज हो जाती हैं। तो वही टॉपिक हम इस कमिंग टॉपिक में, मतलब इस स्लाइड ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं। तो मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट डज इट मीन? मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड immunity evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate foreign organisms. Foreign organism means it may be a pathogen, it may be any kind of invaders जो हमारी बॉडी ले, जिसको हमारी बॉडी सेल्फ ना माने। ठीक है, अगर हमारी बॉडी किसी भी एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी अपनी बॉडी के सेल्फ सेल और जो बाहर से पैथोजन आ रहे हैं उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, वो ये नहीं देख पा रही है कि भाई ये हम मेरे लिए एंटीजन है और ये मेरे लिए सेल्फ सेल है, तो एंटीजन के अगेंस्ट में ही मुझे एंटीबॉडी बनानी है। जब वो ये नहीं कर पा रही है, अपनी सेल्फ सेल को बाहर की जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उससे डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम पर कुछ क्या होता है, जेनेटिक कुछ बीमारियां ऐसी लग जाती हैं कि बॉडी की सेल्स अपनी ही सेल्स को परेशान करना शुरू कर देती हैं। ये किसी ज्यादातर फैमिली हिस्ट्री में पाया जाता है, यानी कि ये जेनेटिकली होता है, या किसी अननोन रीजन से भी किसी पर्सन में देखने को मिलता है कि बॉडी की जो सेल्स हैं, बॉडी अटैक्स सेल्फ सेल, बॉडी जो है अपनी खुद की बॉडी की सेल्स पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है, हमारी अपनी बॉडी डैमेज होना शुरू हो जाती है और इसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिजीज। यानी हम अपने ही इम्यून सिस्टम पर, हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम, हम अपने इम्यून सिस्टम पर नहीं, हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही हमारी ही सेल्स के ऊपर अटैक कर रहा है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हम परेशान होंगे। अगर बाहर का कोई पैथोजन हो तो उसके अगेंस्ट में तो एंटीबॉडी लग सकती है, लेकिन हमारी बॉडी के अगेंस्ट में हम कैसे एंटीबॉडी लगाएं, है ना। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है इस बीमारी से रिलेटेड, जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत सारे लोगों को होता है और ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिजीज होता है। इसमें क्या होता है कि ये जितने भी जॉइंट्स होते हैं, हमारे उंगलियों के जॉइंट्स हैं, रिस्ट है, हमारी नी है, कोहनी है, इन सभी जगह जितने भी जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, वहाँ की जो सेल्स हैं उनको वो फॉरेन पार्टिकल्स मान लेते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वहाँ जाके रेस्पॉन्स करता है। रेस्पॉन्स करने से क्या होगा, हमारे जिस किसी व्यक्ति को ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगी, उसके जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगा, उसके जॉइंट में सूजन आएगी और वो जॉइंट से चलने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। तो जब इम्यून सिस्टम इतना काम करता है हमारी बॉडी के ऊपर, तो हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से ऑर्गन हैं जो इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, या कौन कौन से ऑर्गन हैं जहाँ ये जो भी सेल्स हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वो डिपॉजिट होती हैं, उनका मैच्योरेशन होता है, कलेक्शन होता है, और वो कौन कौन से किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो इस कमिंग टॉपिक में हम वही सारा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल्स एंड सर्टेन सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ठीक है, इस डायग्राम में आपको अच्छे से देखने को मिल रहा है कि जो बहुत सारे ये जो ग्रीन कलर का आपको बीडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो बीडेड स्ट्रक्चर है ये है लिम्फेटिक वेसल्स, और ये जो बीड्स हैं ये हैं लिम्फ नोड्स। यहाँ पर जाके टी सेल और बी सेल जमा हो जाते हैं। अच्छा, अब ये बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं, जो फर्स्ट है हमारा बोन मैरो और जो सेकंड है थाइमस। ये दो मेन ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारी बॉडी के जहां पर ये बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो ऑर्गन्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एड्रिनॉइड्स, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, स्प्लीन, पेयर पैचेस, है ना, यहाँ पर जाके ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन इनको कहा जाता है, यहाँ जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर अपना रिएक्शन करते हैं। ठीक है, सो इम्यून सिस्टम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शन। ये हमने फर्स्ट टॉपिक में देख लिया है कि इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करता है, ऑटो इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ऑर्गन प्ले करता है।
तो लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से मैंने आपको बताए? मैंने लिम्फॉइड ऑर्गन आपको बताए, एक बताया मैंने आपको बोन मैरो और सेकंड है थाइमस, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जहां पर क्या होगा, वेयर इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, डिफरेंशिएट होंगी वो स्पेसिफिक टारगेट्स के लिए, एंड एंटीजन सेंसिटिविटी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, जहां इमैच्योर लिम्फोसाइट्स एंटीजन सेंसिटिविटी सेंसिटिव लिम्फोसाइट में डिफरेंशिएट हो जाती हैं, हर एंटीजन को पहचानेंगी और उसके अगेंस्ट में स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स बन जाती हैं। तो ये रहा प्राइमरी ऑर्गन जो कि हमारा है बोन मैरो एंड थाइमस। फिर मैच्योरेशन होने के बाद वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, और जिनके नाम अभी अभी हमने डिस्कस किए, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ये यहाँ पर सेकेंडरी दिया हुआ है। यहाँ पर एक और पिक्चर मैंने आपको बता दी है, और ये जो दिए हुए हैं ये है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के नाम, थाइमस एंड बोन मैरो, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है? ये वहां जाके इकट्ठा होके इसका टारगेट, यानी बन रहे हैं प्राइमरी में, सेकंड में जाके ये रिस्टोर होकर वहां पर जैसे ही एंटीजन आ रहा है उसके अगेंस्ट में वो क्या कर रहे हैं? इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं और उसके साथ फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बोन मैरो की बात मैंने आपसे की, ये जो बोन मैरो है, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, ये मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहां पर सारे ब्लड सेल्स बनते हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। थाइमस क्या है? इट इज अ लोब्ड ऑर्गन, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये देखिए इस जगह पर प्रेजेंट है, बीच में, यहां पर थाइमस प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के पास होता है और हार्ट के पीछे की तरफ होता है। थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब कोई बच्चा पैदा होता है तब उसका थाइमस काफी बड़ा होता है, और जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है, ठीक है, थाइमस का साइज रिड्यूस होता जाता है, ठीक है। तो बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है, तो उसको मैं दोबारा से डिटेल में नहीं ले रही हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे प्राइमरी ऑर्गन्स हैं ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये टी लिम्फोसाइट्स के को डेवलप कर रहे हैं और उसको मैच्योर करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा, स्प्लीन का नाम। स्प्लीन क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आएगा। तो स्प्लीन, इट इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, ये देखिए बीन शेप्ड दिख रहा है ना स्प्लीन। इट मेनली कंटेन लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट्स। WBC का कौन सा पार्ट यहाँ पर होता है? लिम्फोसाइट एंड फेगोसाइट, यहाँ पर जाकर इकट्ठा होता है, और ये एक फिल्टर का काम करता है, एक छन्नी का काम करता है, जिससे कि ब्लड जो है, जितने भी ब्लड बॉर्न माइक्रोब्स हैं उससे प्यूरिफाई होते जाएं, इस तरीके से ये फिल्टर का काम करता है। सो इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्प्लीन को हम लार्ज रिजर्वॉयर ऑफ इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इरिथ्रोसाइट्स रहते हैं, ठीक है। द लिम्फ नोड्स आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। या पूरा इस ह्यूमन बॉडी को देखिए, पूरे में एक नेटवर्क बिछा हुआ है ग्रीन तरीके का है, दिस इज नोन एज लिम्फ नोड्स। लिम्फेटिक वेसल पूरी बॉडी में होती हैं, लेकिन ये जितनी भी हमारी ओपनिंग्स हैं उसके पास ज्यादा होती हैं, ठीक है। सो लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर एंटीजन विच हेल्प टू गेट इनटू द लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, और जहां पर ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो पकड़ेंगे, एज अ एंटीजन लेंगे और उसके को फिर खत्म करने का काम करेंगे। एंटीजन ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो ये जो एंटीजन ट्रैप हुआ लिम्फ नोड्स में, पूरी बॉडी में हमारे लिम्फ नोड्स फैला हुआ है, ठीक है, छोटे छोटे बीडेड स्ट्रक्चर में, जैसा कि आपको अभी मैंने जो पिक्चर दिखाया है। और जैसे ही वहां पर लिम्फ नोड में ट्रैप हुआ, वहां पर प्रेजेंट जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए, और फिर उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स शो कर देती हैं। तो ज्यादातर जो लिम्फॉइड टिश्यू हैं वो मैंने जैसा कि आपको बताया, जितने भी हमारी ओपनिंग्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया जहाँ से हम सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक हो गया, हम खाना खाते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक हो गया, है ना, उन सब के पास ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये ओपनिंग है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एंटीजन की आने की। और इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? माल्ट, यानी म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इनको कंबाइंडली कहा जाता है। और मैक्सिमम जो लिम्फॉइड टिश्यू है, लिम्फॉइड सिस्टम है, वो इसका 50% लिम्फॉइड टिश्यू इन्हीं एरियाज में
पाया जाता है। चलिए, तो ये तो थी बात अभी तक इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, इम्यूनो ऑर्गन से रिलेटेड, एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड, है ना। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एड्स से रिलेटेड। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड का ए ले लिया, इम्यूनो का आई ले लिया, डेफिशिएंसी का डी ले लिया, एंड एस कहां से लिया? सिंड्रोम से लिया। तो ये वर्ड कहां से बना? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमारी है, यानी जब हमारी बॉडी बचपन से लेकर जब तक हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो रहा है, जितने एंटीजन के अगेंस्ट को से एक्सपोज हो रही है, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा है, एंटीबॉडीज बन रहे हैं। इनफैक्ट इम्यून सिस्टम डेवलप तो लगातार क्योंकि बहुत तरीके के एंटीजन से हम थ्रू आउट लाइफ हमारी बॉडी क्या करती है? रेस्पॉन्स करती है, हम इंटरेक्ट होते हैं। तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी अगर हेल्दी इम्यून सिस्टम है हमारा, तो वो डेवलप करेगा उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति के बीच में ये इम्यूनिटी डेवलप ना हो पाए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप ना हो पाए, उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो क्या होगा? अगर वो तरह तरह की बीमारियों के लिए अपने आप को उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसकी जो इम्यून सिस्टम है, वो काम ना कर पड़े, तो क्या होगा? उसको बीमारियां लगती जाएंगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती है एड्स वाले व्यक्तियों में, जिनको ये एड्स हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये मैं यहाँ दोबारा आपको बता देती हूँ। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट अ कंजेनाइटल डिजीज। ये कंजेनाइटल डिजीज नहीं है। इम्यून सिस्टम हमारा काम करना कम कर देता है। ठीक है, और सिंड्रोम यहाँ वर्ड क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरीके के ग्रुप ऑफ सिम्टम हो सकते हैं। जब तरह तरह की बीमारियां आपको लग जाएंगी, किसी व्यक्ति को जो एड्स से पीड़ित है, तो उसको तो तरह तरह के सिम्टम्स आएंगे। उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड आएगा, उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी रिलेटेड आ सकता है ना, उसको मसिल से रिलेटेड भी आ सकता है। तो इसलिए जब कंबाइंड सिम्टम आएंगे तो हम वहां पर सिंड्रोम शब्द का यूज करते हैं। एड्स जो है वो सबसे पहले 1981 में रिपोर्ट किया गया था, और एड्स की वजह से पूरे दुनिया में लगभग 25 मिलियन लोग जो है अभी तक मारे जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा डेटा है, ये आपको याद रखना है। और सबसे फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो 1981 में रिपोर्ट हुई, बताई गई थी एड्स की। ठीक है, और इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो एक वायरस है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ह्यूमन का H यहाँ पर लिया गया है, इम्यूनो का I एंड V का V, तो यहाँ से बन गया HIV वायरस। और ये जो HIV वायरस होता है ये एक RNA वायरस होता है, यानी कि इसका जो जीनोम है वो एक RNA मॉलिक्यूल होता है। इसीलिए, और जिन वायरसेस का जीनोम RNA मॉलिक्यूल होता है उनको रेट्रोवायरस कहा जाता है। ठीक है, सो इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एक वायरस जिसका नाम है रेट्रोवायरस। ठीक है, अब ये यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV वायरस का यहाँ दिखाया हुआ है। सबसे आउटर सरफेस पे सर्टेन काइंड ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। जस्ट उसके नीचे की तरफ आप देखेंगे लाइट बादामी कलर में लिपिड एनवेलप है। Then there is a protein structure, and inside this protein structure double-stranded RNA molecule are there, and in white there is certain enzymes. ठीक है, क्या है बाहर की तरफ? सबसे बाहर की तरफ रिसेप्टर्स हैं, उसके अंदर लिपिड की लेयर है, उसके अंदर प्रोटीन की लेयर है, फिर वहां पर अंदर रेड कलर में आपको 2 स्ट्रैंड्स ऑफ RNA दिखाई दे रहे हैं और एंजाइम दिखाई दे रहा है। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारे HIV वायरस का। अब HIV वायरस को लेके बहुत सारी समाज में, हमारी सोसाइटी में क्वेश्चंस होते हैं। जब किसी को पता नहीं है कि ये होता क्या है, कैसे होता है, किससे होता है, हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जिनके पास है, हम इसके साथ डील कैसे करें, है ना, हम इसको रोके कैसे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर्स हमारे को अपकमिंग स्लाइड्स में देखने को मिलेंगे। सो ये होता किसको है? ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन कैसे होता है और किन लोगों को होता है? ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हुआ है तो ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है बाय
ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि अगर किसी को कोई बीमार है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ रही है और किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड उसको चढ़ा दिया जाए जो पहले से कंटामिनेटेड था, नोइंगली और अननोइंगली, जाने या अनजाने में किसी तरीके से अगर उस व्यक्ति का जो कि एचआईवी पीड़ित था ब्लड किसी सामान्य आदमी को जो एचआईवी से पीड़ित नहीं है, किसी और बीमारी से पीड़ित है, चढ़ा दिया जाएगा तो उसको भी एचआईवी हो सकता है। ठीक है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं और क्या करते हैं, इंट्रावेनस डायरेक्टली इंजेक्शन से ड्रग्स लेते हैं, तो अगर वो इन्फेक्टेड निडल यूज करेंगे, यानी वो निडल किसी व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति ने यूज करी है, उसके बाद किसी सामान्य व्यक्ति ने भी कर ली जो कि एचआईवी पॉजिटिव नहीं है, तो भी क्या हो रहा है, ब्लड तो वहां पर टच किया ना, फ्लूइड टच किया, तो वो इन्फेक्टेड निडल से भी ट्रांसफर हो सकता है। और चौथा जो केस है, किसको ट्रांसफर हो सकता है, अगर किसी की मदर एचआईवी पॉजिटिव है तो उसके बच्चे को ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, यूट्रस के अंदर बेबी होता है, प्लेसेंटा है, वहां उसकी क्षमता होती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करे, तो अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है तो उसके बच्चे को होने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो जो हाई रिस्क के लोग हैं, कौन है हाई रिस्क पर जिनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे व्यक्ति जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, जो एक से ज्यादा व्यक्ति के साथ सेक्स करता हो, ऐसे व्यक्ति जो कि ड्रग एडिक्ट हो, जो इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, वो व्यक्ति जो जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, और चिल्ड्रन बोर्न टू एन एचआईवी इन्फेक्टेड मदर। तो ये सारे जो लोग हैं ये हाई रिस्क जोन पर रहते हैं कि इनको एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि एचआईवी या एड्स जो है बॉडी फ्लूइड के साथ फैलता है। अभी हमने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, या निडल इन्फेक्टेड व्यक्ति की ले ली, या सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, तो बॉडी फ्लूइड जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में जाएगा तो एचआईवी इन्फेक्शन होगा। एचआईवी इन्फेक्शन किसी को टच करने से, किसी के फिजिकल कांटेक्ट होने से नहीं फैलता है। इस बात की जानकारी हमें बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और एचआईवी के जो सिम्टम्स हैं वो जरूरी नहीं है तुरंत आ जाएंगे, ये कुछ महीने से लेके कई साल तक एचआईवी के सिम्टम नहीं आते हैं। इट कुड बी 5 to 10 years लग जाते हैं सिम्टम्स आने में। ठीक है, तो अब एचआईवी का जो वायरस है वो एक्चुअली क्या करता है, इसका ये जो पूरा जो चार्ट है, ये जो स्लाइड है, ये जो पिक्चर है, ये आपको बता रही है कि ये क्या करता है। देखिए, आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, जब ये वायरस किसी व्यक्ति की शरीर में पहुंच जाता है, द वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेजेस जो WBCs की हैं टाइप, उसके अंदर ये एंटर कर जाता है। ठीक है, जहां पर इसका जीनोम मैंने आपको क्या बताया था, आरएनए जीनोम है ना। तो आरएनए जो जीनोम है ये क्या करेगा, रेप्लिकेट कर लेता है डीएनए में अपने आप को, क्योंकि वहां पर उसके पास एंजाइम थे और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की क्या भूमिका रहती है कि ये आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ नंबर 1 पोजीशन पे क्या हुआ, ये जो वायरस है ये आया मैक्रोफेज के अंदर, सरफेस से अटैच हुआ। सरफेस से अटैच होने के बाद ये जो इसका देखिए सिंगल दिख रहा है ना, यानी कि ये सिंगल जो लाइन है पिंक कलर में, ये आरएनए है, दिस इज आरएनए, और ये जो बीडेड है ये है डीएनए। ये एंजाइम को यूज करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके इसने आरएनए से डीएनए बना दिया। ठीक है, अब ये जो डीएनए बन गया, उसने क्या किया, उस मास्ट सेल के अंदर न्यूक्लियस में गया, और न्यूक्लियस में जाके इसने अपने जो डीएनए था उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसकी जो होस्ट सेल थी मींस मास्ट सेल, उसके साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, लाइगेट कर दिया, चिपका दिया। ठीक है, और उसके बाद उसकी असेंबली को यूज करके, क्योंकि अदर एंजाइम तो वो होस्ट सेल की यूज करेगी, अपनी सारी असेंबली बना ली, अपनी असेंबली यानी कि नए वायरस पार्टिकल्स बना लिए, और नए वायरस पार्टिकल बना के जो है अपने वायरस रिलीज करता गया। तो देखिए कितना स्मार्ट है ये एचआईवी वायरस, कि जो डिफेंस सिस्टम की सेल्स हमको प्रोटेक्ट करती थी अदर एंटीजन से, उन्हीं सेल्स को अपने प्रोलिफरेशन के लिए, अपने डॉटर सेल्स बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। उन्हीं के अंदर मास सेल के अंदर भी जा रहा है और ये टी लिम्फोसाइट्स के अंदर भी जाता है।
तो ये किसके कंपोनेंट है? ये इम्यून सिस्टम के कंपोनेंट है। उन्हीं सेल्स का सारा मशीनरी यूज करके अपने पार्टिकल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि क्या है। आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ अ पर्सन, द वायरस एंटर इनटू द मैक्रोफेजेस वेयर आरएनए जीनोम ऑफ द वायरल replicate to form viral DNA with the help of reverse transcriptase enzyme. This viral DNA get incorporated into the cell's DNA. ये बताया ना मैंने आपको, किसके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया? होस्ट सेल के साथ, और फिर उसने अपने वायरस पार्टिकल्स बना लिए। और फिर मैक्रोफेजेस क्या काम कर रही हैं यहाँ पर? ये तो एक तरीके की फैक्ट्री बन गई है HIV की, है ना? जिसको किल करना चाहिए था, कितना स्मार्ट वायरस है, उसी को फैक्ट्री बना दिया। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस ही इस HIV जो एड्स बीमारी होती है उसमें फैक्ट्री का काम करते हैं। साइमल्टेनियसली HIV जो वायरस है वो एंटर कर जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया था, टी सेल्स को भी में भी ये एंटर करता है ना? तो ये हेल्पर टी सेल एक टाइप होता है टी सेल्स का, जो कि हमारी लिम्फोसाइट का एक टाइप है, वहां पर जाके रेप्लिकेट करता है और प्रोजेनी वायरस बनाता है। और ये जो प्रोजेनी वायरस हैं जब बन जाते हैं, लाइक इस हेल्पर टी सेल से ये छोटे छोटे निकले, यूज कर लिए, अब ये जो टी सेल्स यहाँ पर पड़ी हैं उनको अटैक कर देते हैं। मान लिया ये भी टी सेल है, ये भी टी सेल है, और ये वायरस है। इसको पहले यूटिलाइज किया और इन्होंने फिर इस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया यहाँ पर, और फिर अपनी असेंबली यहाँ पर भी बनानी शुरू कर दी। तो देखिए कितना तेजी से ये फैल रहा है और अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है बाय यूजिंग द सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स। कुछ सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जब ये टी सेल्स को यूज करता है तो आपको ये मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो टी सेल्स हैं और बी सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम जो लिम्फोसाइट के टाइप हैं, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और बी सेल्स एंटीबॉडी बनाता है। तो जब इसने इस पर ही अटैक कर दिया तो ये इम्यूनिटी कैसे बचाएगा? बचा नहीं पाएगा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बच नहीं पाएगी। ये यहीं पर अटैक कर रहे हैं, है ना? तो वो कम होती जाएंगी टी सेल्स उससे, तो वायरस पार्टिकल ज्यादा बना रही है। तो फिर जब नहीं कर पाएगा तो तरह तरह की बीमारियों का इन्फेक्शन, जब हम किसी भी एनवायरमेंट में जाएंगे तो जिस भी चीज के एक्सपोजर में आएंगे उस चीज का इन्फेक्शन होगा और हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए एड्स बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज। हम जो इम्यूनिटी एक्वायर कर सकते थे, अब हमारे अंदर उसकी कमी होती जा रही है। उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर, हमारे का मतलब यहाँ पर मेरा है उस व्यक्ति के अंदर जिसको जो HIV पॉजिटिव हो गया है, इम्यूनो रेस्पॉन्स की डेफिशिएंसी होती जा रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती जा रही है। सो दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेस डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल into the body of infected cell. During this period, the person suffer with various kind of disease. It may be fever, bout of fever, बार बार बुखार आएगा, डायरिया होगा, वेट लॉस होगा, और भी बहुत तरीके की बीमारी, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम यानी कि ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। बहुत तरीके की बीमारियां उनको हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाते हैं, वो अपनी इम्यूनिटी को बचा नहीं पा रहे होते हैं, प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। और एड्स किसको हुआ है किसको नहीं, इसका जो डायग्नोसिस होता है, तो देयर इज अ टेस्ट नोन एज अलाइजा, जिसका की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। इसकी डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है इस लेवल पर, लेकिन ये जानना जरूरी है कि डिटेक्शन कैसे होता है। प्राइमरी डिटेक्शन अलाइजा से होता है, प्राइमरी, और सेकेंड डिटेक्शन वेस्टर्न ब्लॉट से होता है। ये भी एक तरीके की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूल है जिसके थ्रू कंफर्मेशन होता है कि इसको HIV पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रो ड्रग्स इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, क्योंकि ये आपको थोड़ा लंबे समय तक प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, लेकिन धीरे धीरे इम्यून सिस्टम तो आपका वीक हो ही रहा होता है। ठीक है। सो ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल, द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। इट में सफर विद द माइकोप्लाज्मा, जो कि मैंने आपको बताया, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, पैरासाइट्स, इन सभी से बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, प्रिवेंशन के लिए क्या करना होगा? प्रिवेंशन के लिए एड्स का कोई इलाज अभी तक तो है नहीं। प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन, केवल और केवल प्रिवेंशन ही इलाज है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम जानते बूझते कर सकते हैं, और अगर हम उन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे
उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये किसी को भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रिवेंशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब हो रहा है तो देखना है, कौन सी निडल यूज हो रही है देखना है, स्टरलाइज्ड है या नहीं देखना है, एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, हैं तो प्रोटेक्शन होना चाहिए, है ना। तो प्रोटेक्टेड सेक्स होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर नजर होगी, और जितने भी मतलब जितनी भी प्रोटेक्शन है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फ्लूइड ट्रांसफर ना हो, तो वो प्रिवेंशन ही आपको से मेरा मतलब अगेन मैं बताना चाहूंगी कि उस व्यक्ति को बचा सकता है, ठीक है, स्प्रेड होने से बचा सकता है। और हमारे देश में एक जो ऑर्गेनाइजेशन एड्स के लिए काम करती है वो है नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा कुछ एनजीओज भी हैं जो इस पर काम करते हैं और एजुकेट करते हैं किस बारे में, जो मैंने आपको अभी एजुकेट किया कि ये देखना है कि जो ब्लड है वो सेफ एरिया से, सेफ ब्लड बैंक से आ रहा है या नहीं। हम क्या केवल जो भी निडल्स यूज हो रही हैं, अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है तो वो निडल और सिरिंज पूरी तरीके से डिस्पोजेबल होनी चाहिए, यूज एंड थ्रो, किसी दूसरे व्यक्ति को यूज नहीं करना चाहिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, कंट्रोलिंग ड्रग अब्यूज, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड रेगुलर चेकअप्स ऑफ HIV इन ससेप्टेबल पॉपुलेशन। चलिए, सो ये था एड्स और HIV के बारे में। अब अगला जो हमारे को टॉपिक डिस्कस करना है वो रिलेटेड है कैंसर से। कैंसर का नाम सुनते ही, एड्स का नाम सुनते ही बहुत ही टेंशन हो जाती है, या ये कह सकते हैं बहुत ही गंभीर बीमारियों में से इनका नाम आता है। तो इन गंभीर बीमारियों के कारण क्या हैं वो आपको इस स्तर पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। ठीक है, तो कैंसर एक वही जो मैंने कि आपको बताया कि ये गंभीर बीमारी है और इसकी वजह से बहुत सारी डेथ होती हैं ऑल ओवर ग्लोब। पूरे जितने भी कंट्री हैं बहुत डेथ होती हैं बिकॉज ऑफ कैंसर, और more than 1 million Indians suffer from the cancer and large number of them die annually. तो in our body cell growth and differentiate in highly controlled regulation. तो कैंसर में एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में जो सेल है, कोई भी सेल है, किसी भी पार्ट की सेल होती है, वो कंट्रोल्ड मैनर में डिफरेंशिएट हो रही होती है। एक पर्टिकुलर टाइम तक डिफरेंशिएट होगी, अपना टाइम लेगी और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वो डेड हो जाती है, किल हो जाती है, फिर नई सेल्स बनती हैं। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है हर सेल का, फिर दोबारा नई सेल्स बनती हैं, रिन्यू होती हैं। तो ये जो पूरी इसकी मैकेनिज्म है ये बहुत मेटाबॉलिकली रेगुलेटेड है, लेकिन आपको अभी इस स्तर पर, उस लेवल पर हमें नहीं जाना है। हमें अभी ये जानना है कि हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में होता है, और जो कैंसर सेल्स हैं उसमें ये जो कंट्रोल होता है वो टूट जाता है। तो जब ये कंट्रोल टूट जाएगा रेगुलेशन का, तो क्या होगा, अनकंट्रोल्ड वे में कोई एक सेल डिवाइड करने लगेगी। 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, लाइक दिस। और क्या हो जाएगा, एक ही प्रकार की सेल का एक बहुत बड़ा मास डेवलप हो जाएगा। लाइक जैसे कि अगर यहाँ पर कोई एक सेल है, अगर इसका कंट्रोल खत्म हो गया मेटाबॉलिकली, भाई इसका टाइम स्पान खत्म हो गया, तो ये नेचुरली किल हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होगा, अगर इस केस में नहीं होगा, तो ये 1 बनाएगी, 2 बनाएगी, 3 बनाएगी, 4 बनाएगी, 5 बनाएगी, इस तरीके से डिवाइड करती जाएगी अपने आप को, और एक मास ऑफ सेल इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल का हो जाएगा। और इसी को हमने नहीं, मींस साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने कैंसर का नाम दिया है। सो इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो नॉर्मल सेल्स हैं उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिशन ऑफ देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को वो इनहिबिट करती रहती है, देखती रहती है, ठीक है, उसको एनालाइज करती रहती है। कैंसर सेल्स में यही जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। कैंसर सेल अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, लगातार डिवाइड करती रहती है, एंड गिव राइज टू अ मासेस ऑफ सेल। इट इज दिस टाइम वी कैन यूज द टर्म ट्यूमर। और इस समय पर जब मास ऑफ सेल का बन जाता है एक ही तरीके के सेल का, तो उसको ट्यूमर नाम दिया जाता है। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक है बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, बिनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड to their original location and do not spread to other part of the body and cause little
डैमेज। बिनाइन ट्यूमर क्या है? ये एक जगह पर अगर कोई ट्यूमर डेवलप हुआ है तो वो अपने ही जगह पर कन्फाइंड रहेगा, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर रहेगा, स्प्रेड नहीं होगा बॉडी के अदर पार्ट्स में। तो ये जब वहीं रहता है तो बहुत ही लिटिल बिट डैमेज करता है बॉडी को। लेकिन अगर ये बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो जाए, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये क्या करेगा? ये अपनी लोकेशन से प्रोलिफरेट कर जाता है दूसरी लोकेशंस पर भी, वो जो मासेस ऑफ सेल थी। और इस टाइम पर यहाँ पर टर्म दिया जाता है नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल। यहाँ पर इसको बोला जाता है ट्यूमर सेल। शुरू में ट्यूमर होगा, मासेस ऑफ सेल, ठीक है। जब वो एक ही जगह पर है, फैल नहीं रहा है, तो बिनाइन फॉर्म में है, जो तो लिटिल डैमेज कर रहा है। जब वो अपनी प्राइमरी लोकेशन से दूसरी जगह पर भी जाकर फैल रहा है तो इसे मैलिग्नेंसी कहते हैं या मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो पिंक में दिखाई दे रहा है बिनाइन ट्यूमर, कन्फाइंड है एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, लिटिल डैमेज है। ये है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि अपनी लोकेशन से इधर उधर भाग रहा है और नॉर्मल सेल्स को भी फिर हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और क्या होगा? जब ये लगातार डिवाइड कर रहा है तो इसे न्यूट्रिशन की भी जरूरत है, तो जो नॉर्मल सेल्स का न्यूट्रिशन है वो भी यही ले लेता है, तो नॉर्मल सेल्स अपना काम नहीं कर पाते हैं। सो दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली। कौन सी? मैलिग्नेंट वाली। दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। एज दीज सेल actively divide and grow, they also starve the normal cell by competing for vital nutrient. अब there is another term known as metastasis. Metastasis क्या होता है? It is again related with cancer. कैंसर से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसे बोलते हैं metastasis. The spread of cancer cell from the place where they first form to another part of the body. क्या है ये? कैंसर सेल्स का अपने ओरिजिनल जगह से दूसरी जगह पर जाना, जब वो चली जाए तो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटास्टेसिस। तो जो कैंसर सेल्स थी अपनी जगह को छोड़कर, प्राइमरी लोकेशन को छोड़कर, थ्रू ब्लड और लिम्फ सेल, ये देखिए यहां पर एक ट्यूमर है, ठीक है, ये यहाँ पर लिम्फ सेल्स चल रही हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ये ब्लड है, वेसल्स है। अब यहां से किसी तरीके से ये कैंसर सेल लिम्फ सेल से होते हुए ब्लड के अंदर चली गई, है ना, जिसे प्राइमरी लोकेशन यहाँ ये दिखाई हुई है। अब किसी तरीके से ये लिम्फ नोड के थ्रू चली गई ब्लड में, तो ये ब्लड से दूसरी लोकेशन पर जब ट्रांसफर हो जाएगी तो वहां पर भी फैला देगी कैंसर को, ठीक है। तो प्राइमरी लोकेशन से आप देख रहे हैं ये इस पर्टिकुलर पिक्चर में लिवर में चली गई, यहाँ लंग में चली गई, तो इस तरीके से कैंसर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में फैल जाता है। और लिम्फ नोड्स तो अभी हमने लास्ट की कुछ स्लाइड्स पहले डिस्कस किया था, कितना महीन बारीक फॉर्म में पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। तो जब ये ट्रेवल करती है थ्रू ब्लड और लिम्फ सिस्टम या लिम्फोइड टिश्यू, तो वहां पर नई लोकेशन पे नया ट्यूमर बना लेती है, नए ऑर्गन्स को खराब करती है, प्रभावित करती है, और इस तरीके से कैंसर बॉडी में फैलता जाता है। तो ये जो प्रोसेस है स्प्रेड होना कैंसर सेल्स का, मींस स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल फ्रॉम वन प्लेस, देयर ओरिजिनल प्लेस, टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, इज नोन एज मेटास्टेसिस। कॉजेज क्या है कैंसर के? कॉजेज बहुत सारे कॉजेज हैं, उन पर अभी भी बहुत काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च कैंसर के ऊपर की जाती है कि कौन कौन से कारण हैं, किन किन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो उनमें से जो मोटा मोटा डिवाइड किया गया है कैंसर के रीजंस को, वो 3 कैटेगरी में है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, ठीक है। और इन सारे एजेंट्स को बोला जाता है कार्सिनोजेंस। वो सारे एजेंट्स जो कैंसर कॉजिंग हैं उनको कार्सिनोजन कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि कैंसर रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। इट मे बी एल्कोहल, ओवर कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, इट मे बी एक्सेस वेट, ओबेसिटी, इट मे बी जेनेटिक, सन एक्सपोजर, इट मे बी डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशंस, जो भी एक्स रेज है, अल्ट्रा वायलेट है, गामा रेज है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होना किसी का, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, एजिंग, टोबैको कंज्यूम इन एनी काइंड ऑफ फॉर्म, चाहे हम उसे खा रहे हो या सिगरेट स्मोकिंग हो, ये सारे के सारे कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। तो जो रेडिएशंस हैं, केमिकल एजेंट्स की बात करें तो रेडिएशंस को 2 में डिवाइड किया गया है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग में आएगा हमारा एक्सरे एंड गामा रे, एंड नॉन आयोनाइजिंग में आएगा
अल्ट्रावायलेट रे। ये हमें याद होना चाहिए कि कौन सा आयोनाइजिंग है, कौन सा नॉन आयोनाइजिंग है, जो कि डैमेज करता है टिश्यू को। केमिकल कार्सिनोजन टोबैको में भी प्रेजेंट है, जो मैंने कि आपको अभी अभी जस्ट बताया था कि केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। जो तंबाकू लोग खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, उनको बहुत लंग कैंसर होने का मेन जो कारण अभी तक बताया गया है डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के द्वारा, वो है टोबैको कंज्यूम करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, कुछ वायरसेस भी हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं, और उन वायरसेस को कहा जाता है ऑन्कोजेनिक वायरस। कैंसर कॉजिंग वायरस इज नोन एज ऑन्कोजेनिक वायरस। दे हैव सर्टेन जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। ठीक है, फर्दर मोर कुछ जीन्स हमारी अपनी बॉडी में भी होते हैं जो साइलेंटली पड़े हुए रहते हैं, लेकिन जब वो विदाउट, इनमें से जो मैंने 3 अभी कारण आपको दिखाए, किसी भी कारण से एक्टिवेट हो सकते हैं लाइफ में किसी भी समय। ठीक है, और उस टाइम फिर वो कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर रीजन वही है कि आप जो तरह तरह के एक्सपोजर्स होना, जो अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे। सो सेवरल जीन कॉल्ड सेल्यूलर ऑन्कोजीन्स, CONC बोलते हैं, और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स which when activate under certain condition could lead to oncogenic transformation of the cell. कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन जो है वो 2 तरीके से किया जाता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। बायोप्सी क्या होता है? बायोप्सी में एक अ पीस ऑफ अ ससेप्टेबल टिश्यू कट इनटू अ थिन सेक्शन, एक ससेप्टेबल टिश्यू, कहीं पर अगर किसी को कुछ गांठ दिख रही है, कुछ अनकंफर्ट, जिस भी एरिया का कोई ससेप्टेबल है कि ये हो सकता है भाई इस जगह पर हो, तो उसका एक छोटा सा टिश्यू का पार्ट लिया जाता है, देन स्टेन्ड इनटू अ पर्टिकुलर डाई एंड एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हिस्टोपैथोलॉजी उसकी स्टडी की जाती है बाय पैथोलॉजिस्ट, तो इसको बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेक्निक्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं कैंसर डिटेक्शन में, उनका नाम हम एक बार देख लेते हैं। टेक्निक्स, रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे, सीटी स्कैन जिसकी की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। These 3 techniques useful to detect cancer of the internal organs. इंटरनल ऑर्गन में का अगर कोई कैंसर है तो ये 3 टेक्निक यूजफुल होती हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन यूज एक्सरे, इसमें एक्सरे यूज किया जाता है सीटी स्कैन में, और जिससे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है उस पर्टिकुलर इंटरनल ऑर्गन का, ये देख, और उसको फिर डॉक्टर स्टडी करता है। ऐसे ही MRI में क्या स्टडी होती है? MRI में कौन सा साइंस लगता है? MRI में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज होता है एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि UV लाइट्स जैसी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन किसी तरीके की यूज होती हैं टू एक्यूरेटली डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में जहां पर कैंसर हुआ है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं पैथोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, वो वहां पर MRI के थ्रू पता लगाया जाता है। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ एंटीबॉडीज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी विच आर एक्चुअली कैंसर स्पेसिफिक। ठीक है, तो कैंसर स्पेसिफिक कुछ एंटीजेंस होती हैं, वो भी यूज होती हैं टू डिटेक्ट सर्टेन काइंड ऑफ कैंसर्स। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू detect genes in individual with inherited susceptibility of certain cancers. Such individual may be advised to avoid exposure to a particular carcinogen विच दे आर ससेप्टेबल, यानी कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है कि आप इस पर्टिकुलर फैमिली में लंग कैंसर ज़्यादा होता है, स्किन कैंसर ज़्यादा होता है, या किसी भी तरीके का एक कैंसर होता है, अगर वो ससेप्टेबल है तो उसको वो एक पर्टिकुलर जो एजेंट जो उसको कॉज कर सकता है, जो एग्रीवेट कर सकता है, उससे दूर रहने की सलाह दी जाती है। ट्रीटमेंट में क्या आएगा? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में देयर इज अ सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल In radiotherapy, tumor cells are irradiated lethally, उनको इरेडिएट किया जाता है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेज से, और टेक प्रॉपर केयर ऑफ द नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग देम, और उनको किल किया जाता है, बाकी सेल्स को की नॉर्मल केयर की जाती है। ऐसे ही सेवरल कीमो थेरेप्यूटिक ड्रग्स होती हैं जिनसे कैंसर सेल्स को किल करने का काम किया जाता है, जो कि स्पेसिफिक होती हैं उस पर्टिकुलर ट्यूमर एरिया के लिए।
जितनी भी ड्रग्स, कैंसर की ड्रग है, उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और साइड इफेक्ट में हेयर लॉस, एनीमिया, इस तरीके के सिम्टम्स जिसको भी कैंसर हुआ है वो उसको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर कैंसर का जो इलाज है वो सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बनता है। ट्यूमर सेल हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम, देयरफॉर patient are given substance called biological response modifier such as interferon, which activate their immune system to help in destroying tumor. What does it mean? इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्यूमर है, ट्यूमर सेल है, वो अवॉइड कर देता है, मतलब इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है किसी तरीके से या डिस्ट्रिक्ट करता है, तो इंटरफेरोन नाम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाता है या उनको बढ़ाने के लिए उस पेशेंट में बढ़ाया जाता है ताकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम को बढ़ाए ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय करने में, उस पर्टिकुलर टिश्यू को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन राइट इट इनटू द चैट बॉक्स। थैंक यू।